ओवैसी साहब कहते हैं कि 10 मुसलमान गिना दिए। अब 50 मुसलमान तो इसी जगह निजामाबाद के अंदर आप जाइए और जाकर के देखिए। और आपके इस चैनल के माध्यम से हमें माशाल्लाह से खूब गालियां पड़ती हैं। हाँ। और मुझे अच्छा लगता है। आप बताइए भाजपा सरकार में कितने मुसलमान जो है आतंकवाद कह करके उठा लिए गए। इनको टिकट दीजिए, इनकी बिटिया को टिकट दीजिए, इनके बेटे को टिकट दीजिए, इनके नाती को टिकट दीजिए, इनके पोते को टिकट दीजिए, तब ये साहब जो है वफादार बनेंगे। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन पे इनकम टैक्स का रेट पड़ रही है, समाचार पत्रों पे इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है, लेकिन उन पे इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ रही है जो किसानों पे गाड़ियां चढ़ा दे रहे हैं। क्या बयान आता है, जांच चल रही है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। फ़िलहाल हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, अगर आप एक बात नोटिस करते हैं कि बीजेपी और आज़मगढ़ में कितनी बीजेपी, ये एक बड़ा सवाल होता है। लेकिन जब ऐसे हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक मोर्चा आज़मगढ़ में, तो जिसने इस मोर्चे की आज़मगढ़ में बुनियाद रखी कह लें, वो हमारे साथ है। और साथ ही नहीं, पूरी बात होगी। और 2012 से अल्पसंख्यक मोर्चा को संभाले हुए हैं सिराज अब्बास भाई। पूरा नाम क्या है आपका? सिराज अब्बास आज़मी जी, मेरा पूरा नाम सैयद शिराज अब्बास रिजवी है। अच्छा, रिजवी जी। वो त्यागी जी वाले रिजवी नहीं, वो त्यागी जी वाले नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफुरुल्लाह सुम्मा अस्तगफुरुल्लाह, वो रिजवी नहीं, वो रज़वी है। रज़वी अलग है, रिजवी अलग है। हाँ। और उनको हम ना रज़वी कहते हैं ना रिजवी कहते। हाँ। वो रुश्दी हैं। ये क्या मसला? सलमान रुश्दी के ही सगे भाई हैं। अच्छा। ये बिला वजह का रूमर एक बना करके रखना, ये आज़म खान का आदमी था और उन्हीं का रहा। फिर पार्टी में रहते हुए धर्म बदल लिया। अगर पार्टी इतनी पसंद ना होती तो धर्म ना छोड़ते। देखिए, पार्टी में तो हम भी हैं, हम भी जन्मजात जो है भाजपाई हैं। अच्छा। हम जन्मजात भाजपाई हैं। टी शर्ट भी वही पहन रखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये सूफियाना कलर है, ये हमारा शरई कलर है। और भगवे को जो है लोग जो है दूसरे नज़रिए से देखें तो बात अलग हो जाएगी। किस नज़रिए से? देखिए, भगवा जो है हमारा सूफियाना कलर कहलाता है जी। जो सूफ़ी कलर कहलाता है वो भगवा रंग होता है। आपने गौर किया होगा कि जब अल्लाह जो है जी ज़मीन पर आसमान से पहली रोशनी जो भेजता है वो भगवे रंग की होती है। और इस चीज़ को आदमी को गौर करना चाहिए जी। अल्लाह का सबसे पसंदीदा कलर बहुत से हैं, जैसे सुर्ख हो गया, सब्ज़ हो गया, आपके स्याह हो गया। ऐसे ही जो है जर्द रंग है जिसे हम भगवा रंग कहते हैं। जी। तो मतलब ये इंसानों की नहीं, अल्लाह की भी पसंद है भगवा कलर। बेशक सारे रंग, सारी कायनात का खल्क अल्लाह ने किया है। तो कलर से जो है हम किसी को जो है मुस्लिम नॉन मुस्लिम कह दे तो बात गलत है ना। अच्छा, ये बताएं, आपने अल्पसंख्यक मोर्चे की बात मैं कर रहा था, 2012 से आप शुरू किए हैं और आज़मगढ़ में बुनियाद आप ही ने रखी है अल्पसंख्यक मोर्चे की। इस बात को कितना प्रूफ माना जाए? क्योंकि जहां देखते हैं कि तमाम जिलाध्यक्ष बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हैं जो कभी थे नहीं बीजेपी में, अभी हैं बीजेपी में। तमाम नेताओं की बात की जाए जो आज़मगढ़ में अभी कहते हैं हम बीजेपी से हैं, कभी समाजवादी का दामन पकड़े हुए थे। और इस वक्त, पहले इतना जवाब दें आप। देखिए, सवालात तो आज आपके लिए बहुत हैं। ये हकीकत है जी कि अल्पसंख्यक समुदाय में जी ज़्यादातर लोग अदर पार्टियों में थे, जो आज उनका मानसिक परिवर्तन हुआ और उनको एहसास हुआ कि नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुसलमान सुरक्षित है। अच्छा। इसके तहत जो है लोग जो है भाजपा ज्वाइन किए। जी। और रही बात हमारी, तो किस हद तक आपने कहा कि सही है, तो हम आपको बता दें कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से हुई। जी। जिसे संघ का स्कूल कहा जाता है। और लोगों का यह मानना था कि यहाँ मुसलमानों का एडमिशन नहीं होता। अच्छा। तो बज़िद होकर के हमारे वालिद मरहूम ने जो है हमारा नाम सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में लिखवाया, जो एक संघ का स्कूल है, आरएसएस का स्कूल है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा प्रथम से लेकर के कक्षा अष्टम तक जो है हमारी सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में हुई है। लेकिन आप लोग तो रहने वाले लखनऊ के हैं जी, यहाँ से कैसे पढ़ाई शुरू हुई? एक्चुअली हम लोग तो रहने वाले लखनऊ के ही हैं। लखनऊ क्या, हम लोग अवध के रहने वाले हैं। अच्छा, अवध के रहने वाले हैं जी। और हम लोग की रूट्स फैज़ाबाद की ही हैं। लेकिन उस दौर में ज़मींदारी का दौर था
तो जब हमारे वालिद मरहूम यहाँ आए जी रानी की सराय, तो हम लोग यहाँ, हम लोगों की पैदाइश हुई। हमारी वालदा जो है यहाँ गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल रहीं, अच्छा और निज़ामाबाद में जो हमारा मकान है हमारी वालदा की वजह से, क्योंकि यहाँ की प्रिंसिपल थी, वो आने जाने में दिक्कत होती थी, इसलिए वालिद मरहूम ने यहाँ पे मकान बनवा दिया। तो हम लोग फिर यहीं रहने लगे और यहीं से पढ़ाई लिखाई हम लोगों की हुई है जी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी बातचीत में हमारे अपने दादी का जिक्र किया था कि राजा, नाम क्या बताया जिनकी पोती? राजा अबू जाफ़र जी, राजा अबू जाफ़र की पोती थी। कहाँ से थे? ये फैज़ाबाद के थे। राजा अबू जाफ़र जी उनकी पोती थी? जी जी, उनकी पोती थी। मतलब बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत बना के बीजेपी में आए हैं आप। नहीं, बैकग्राउंड तो शुक्र ये बात, ये देखिए, बीजेपी में आए हैं इसलिए बैकग्राउंड मजबूत है कि बीजेपी बैकग्राउंड मजबूत वालों को लेती ही है? नहीं, ये देखिए, ये एक गलत चीज़ है। हमने आपको बताया कि हमारी प्रारंभिक शिक्षा जो है सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से हुई जी। और हम ज़माने से लोग जब जो है आज के दौर में जी जब लोग अपनी सक्रिय कार्यकर्ता की रसीद दिखाते हैं तो हम सर्टिफिकेट दिखाते हैं अच्छा कि साहब रसीद छोड़िए, आप सर्टिफिकेट देखिए कि हम कितने पुराने हैं। और रही बात इस चीज़ की कि 2012 से हम मुसलमानों को, एक अल्पसंख्यक समुदाय को, जी ये हमेशा बताने की कोशिश की है कि देखो, अपने हकीकी दुश्मन को पहचानो और अपने हकीकी दोस्त को पहचानो। जी। अब रही बात इस चीज़ की कि इसमें हम कितना सक्सेस हुए और कितना कामयाब हुए। अच्छा, मुझे पहले यही बताते चलिए, हर सवाल के बीच में मेरा हर कोई ना कोई सवाल होगा। जैसे आपने कहा कि करीबी को पहचानिए, किसके करीबी? मुसलमानों के करीबी? देखिए, करीबी का मतलब हमारे यहाँ मकसद है दोस्त और दुश्मन के, कि जो हमारे दोस्त बन कर के आए असल में वो दुश्मन थे। अच्छा। मिसाल के तौर पे हम आपको एक उदाहरण देते हैं। इसी जगह आजमगढ़ ज़िले में पिछली सरकार में जी 23 लड़के संजरपुर से उठा लिए गए और नाम मुल्ला फलाने सिंह रख लिया गया कि साहब हम फला है, हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, मुसलमानों के वो हैं जी। आप बताइए, भाजपा सरकार में कितने मुसलमान जो है आतंकवाद कह करके उठा लिए गए? कभी नहीं उठाए गए। लेकिन उनकी सरकारों के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हुआ? कत्ल व गारत, हमारी कितनी बहनें बेवा हुई, कितनी बच्चे यतीम हो गए, कितनी हमारी बहनों के मांग के सिंदूर उजाड़ लिए गए, कितने घरों को जो है नीलाम कर दिया गया। ये सारी चीज़ों को पहले समझना होगा। अभी आप पिछली सरकार यानी समाजवादी पे तो देख रहे हैं 773 लोग, अप्रॉक्स 768 या 73 लोग जब आपके राज्य में किसान मारे गए तब आप नहीं देखे, आंख बंद किए थे आप लोग? देखिए, किसान मारे गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर जांच चल रही है और जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो दोषी हैं हकीकत में उन्हें सजा मिलेगी। नहीं, और अभी हम मंत्री जी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी क्या है कि ये सारी चीज़ें जो हैं सब जांच चल रही है, सब्र करें, इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी मंत्री जी के बेटे वाली आपने कहा कि जांच चल रही है, जो हो रही है। हाँ, जो किसान आंदोलन के दौरान जिनका मृत्यु हुई जिनकी, और वो तो छोड़िए, लखीमपुर खीरी के जो कांड होते हैं, इन टाइम तो आप बीजेपी के लोग तो आंख बंद कर लेते हैं कि नहीं, हमारे जांच चल रही है अभी। देखिए, जांच तो चल ही रही है और मैं हमेशा यही कहूँगा, बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जांच चल रही है, दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। खत्म कब होगी ये जांच? चल तो जब से शुरू हुआ नहीं आंदोलन तब से तो जांच चल रही है, लेकिन खत्म कब होगा? ये चीजें जो हैं, इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं, जो इसके पीछे ये सारी चीजें जिन लोगों ने तय तमाम किया है जी, वो जरूर पर्दाफाश होगा और वो लोग बेनकाब होंगे। अच्छा जी, तो मैं मूव करता हूँ। अभी तो हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि 2 महीने में चुनाव है, आगामी चुनाव है, आखिरी चरण में, 7वें चरण में हमारे आजमगढ़ में है। ये बताएं, विकास को अगर लेके मैं बात करूं जी, तो विकास एक ऐसी चीज़ है, घर से निकले सड़क विकास, सड़क से पहुँचे स्कूल विकास, स्कूल से पहुँचे नौकरी पे विकास, मतलब तमाम चीज़ में विकास एक अहम भूमिका है पूरे हमारे जीवन में। तो ये बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब शुरू करते हैं अपना शासनकाल तो स्पीच दे बैठते हैं कि उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को पक्का कर दिया जाएगा, मजबूत कर दिया जाएगा। आज 5 साल हो गए, मुझे पता नहीं वो वादे कहाँ तक पूरे हुए, कितना हुए, क्योंकि मैं आप ही के रोड से आया हूँ और कितना बढ़िया रोड है, आप ही के रोड से मैं देख पा रहा था।
तो आप किस रोड से आए? निज़ामाबाद पुलिस चौकी से। किस रोड से आए आप? सीधे ये पकड़ के। नहीं, आप आए सरायमीर से आ रहे हैं ना, तो आप सरायमीर से खपड़ा गांव होते हुए आए जी, या इधर से आप संजरपुर होते हुए आए? संजरपुर से होके और ये सहरिया वाला रोड पकड़ के। तो संजरपुर से अगर आप आए तो आपको रोड खराब मिली? नहीं, संजरपुर से यहाँ तक तो ठीक था, ये तो हाईवे में आता है जी। आप जो है मेरे ख्याल से या तो आंख बंद करके गाड़ी चला रहे हैं आपको देखना चाहिए कि इतनी बेहतरीन रोड जो है आपके सरायमीर से लेकर के निजामाबाद मोड़ तक बेहतरीन रोडें हैं जी। ये इसको मत कहिए, ये आपकी सरकार का रोड नहीं है। नहीं, हमारी सरकार का। कैसे आपकी सरकार? इससे पहले यही रोड था। देखिए, आदरणीय नीलम सोनकर जी के कार्यकाल के अंदर ये रोडें जो है चौड़ीकरण भी हुई और बनी, ठीक है। और रही बात इस चीज की कि मैं आपको बता दूं, आप एक पक्के भाजपाई से बात कर रहे हैं, ये आदरणीय नीलम सोनकर जी के कार्यकाल के अंदर बनी है। अच्छा जी। और रही बात इस चीज की कि रोडें और सारी चीजें, अब आप हमें जरा से ये बताएं कि इससे पहले एक मरतबा मैंने आपके सरायमीर में था जी। और कुछ पत्रकार बंधु हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से जो है सवाल कर रहे थे। अच्छा। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उन्होंने माइक हमारी तरफ नहीं किया, वरना उसका जवाब मैं देता कि सरायमीर में ये टूटी हुई नाली क्या है और ये है और ऐसा है तो वैसा है, ये है सारी चीज़ें। भाई, आपने विधायक कौन सा चुना है? आप पहले ये तो देखें कि आपके जो क्षेत्र का जो विकास है, जो आपका क्षेत्र का प्रतिनिधि है, आपने किसको चुना है, पहले वो तय करें। आप आपके क्षेत्र का विकास जो है आपका एमएलए करेगा ना, आपका विधायक करेगा। जब आप विधायक अंधा उला बहरा बना लेंगे तो यही होगा। तो मुझे एक बात बताइए, फिर मुख्यमंत्री क्यों कह बैठते हैं कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश का? उन्हें कहना चाहिए ना कि जो जिन पूरे उत्तर प्रदेश के बहरा। देखिए क्या होता है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे और जो आपके जो है डिस्ट्रिक्ट हाईवे होते हैं, हमारे लिए काम गांव की सड़कें आती हैं। उसमें जो है गांव की सड़कें, बेशक गांव की सड़कों का जो है उत्थान हुआ है और सारी चीज़ें हुई हैं। आजमगढ़, दरअसल हमारी जो आजमगढ़ की आवाम है, गलत लोगों को चुना। अब जैसे मिसाल के तौर पे कोरोना काल के अंदर जी माननीय हमारे सांसद जी सदर दिखाई ही नहीं दिए, तेरही में आ गए, लोगों के चलिस्मे में आ गए, लोगों की शादी ब्याह में आ गए, लेकिन जिनकी घरों पे मौतें हुई, हम लोग घर घर जा कर के लोगों से मुलाकात करना, लोगों से सारी चीज़ें करना। अब आपको मैं बता दूं, इसी जगह आप निज़ामाबाद में जाइए और जाकर के रिपोर्टिंग करिए, देखिए कितने मुसलमानों को जो है यहाँ पे आवास मिला है। हमारे मुसलमानों को जी, ओवैसी साहब कहते हैं कि 10 मुसलमान गिना दिए, अब 50 मुसलमान तो इसी जगह निज़ामाबाद के अंदर आप जाइए और जाकर के देखिए, आप जिस जगह बैठे हैं इसी जगह कम से कम 11 हमारे अंसारी बिरादरी के लोग हैं जिनको जो है आवास मिल रखा है। अच्छा जी, और उनका जो है आवास मिला है। ये बताएं, आपने आवास की बात कह दी, मैं ये दूसरी बात कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी रैलियों के दौरान ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है सर? जी जी, कहते हैं ना, कौन सी बेटी को बात करते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो बेटी जो कमरावा में उसको तकलीफ़ दी जाती है, या वो टॉपर बेटी जो आजमगढ़ की शान होती है, किस बेटी की बात करते हैं जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अभी तक न बेटी बच पा रही है, न बेटी पढ़ पा रही है, और जो पढ़ लेती है उसका भी बलात्कार कर दिया जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बीजेपी किस बेटी की बात कर रही है। क्या अलग से कोई बेटी आती है बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए, इस चीज़ को आप जिस नज़रिए से देख रहे हैं या जिस चश्मे से देख रहे हैं वो एक अलग चीज़ है जी, और ये एक अलग चीज़ है। आज समाज के अंदर जी हमारी बहन बेटियां जितने आज़ादी के साथ अपने अपने स्कूल जाती हैं, स्कूल से आती हैं, ठीक है, उनके हिफाजत के लिए जो सारी चीज़ें मुहैया की हैं सरकार के अंदर, वो कभी नहीं थी। जबकि पिछली सरकार के अंदर, पिछली सरकार के मुखिया कहते थे कि जब किसी का रेप हो जाता था, लड़का है, गलती हो जाती है। इस तरीके की स्टेटमेंट तो अब कोई दे भी नहीं सकता। और अभी आपको मालूम है कि इस सरकार के अंदर नाबालिग बच्ची के साथ यदि रेप हो जाता है, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो, और अगर होता है तो उसको फांसी की सज़ा है। और इससे कम, ये इसी सरकार की बात है ना? जी, मतलब योगी जी के राज में। जी जी, अभी तक वो
जो लड़का है कमरावा का, मैं खुद वहाँ पे जा रहा हूँ और पर्सनली मैं उस बात को सपोर्ट करता हूँ और उस लड़के की फांसी की मांग इसलिए करता हूँ क्योंकि वो गलत है। और ना तो आपकी सरकार सुन रही है, ना ही कोई प्रशासन है कि आज आप लोग मीडिया के तहत आवाज़ उठा रहे हैं जी। सारी चीज़ें कर रहे हैं और हकीकत ये है कि इस चीज़ के ऊपर सरकार पैनी निगाह रखे है जी। और जैसे ही ये हादसा हुआ है मैंने भी देखा, बहुत ही अफसोस की बात है। और उसने जो दरिंदगी की है उस कमसिन बच्ची के साथ, यकीन जानिए वो शरई नज़रिए से भी जो है वो वाजिबुल कत्ल है और ऐसे लोगों को फांसी ही होनी चाहिए। इसका मैं पुरजोर इस चीज़ की पैरवी करता हूँ और इंशाल्लाह हम भी हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। अच्छा, आप गए थे कमरावा? जी नहीं, हम जा तो नहीं पाए क्योंकि उस दौरान हम थे नहीं। किस आंसू की बात करते हैं आप कि हम उस दौरान नहीं थे। आपको मालूम है कि जैसे ही जो है ये वो हादसा हुआ उसके बाद जो है ये आचार संहिता वगैरह सब लग गई और सारी चीज़ें हो गई और इलेक्शन का दौर है जी। और सबकी मसरूफियात हैं जी। लेकिन हमने आपके ही चैनल से मैंने देखा जी। और उस चीज़ के बाद अफसोस हुआ मुझे और मैं अभी आया हूँ और मैं जाऊँगा और उस परिवार से मिलूँगा और इंशाल्लाह हत्तल इम्कान कोशिश रहेगी कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए और उस जालिम शख्स को जो है सज़ा दिलाई जाए। जी, क्योंकि आपने बात की कि हम लोग आपने पिछली सरकार पे ताना देते हुए कहा कि कितने लोगों के गम में आई, जबकि आप लोग काफ़ी आंसुओं में शामिल हुए। मैं देख पा रहा हूँ कि आप ही के जी। मैं आपको बता दूं कि इसी जगह निज़ामाबाद कस्बे के अंदर जी। एक नाम मैं नहीं लेना चाहता कि अंसारी बिरादरी की एक महिला की मौत हो जाती है। बाखुदा बता रहा हूँ कि जनाजे को कांधा देने के लिए कोई तैयार नहीं था कि कोरोना से मौत हुई है और हम और हमारी ये अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम जा कर के कांधा भी दी और उनकी तदफीन भी की, उनको सिपुर्दे खाक भी किया गया। रही बात इस चीज़ की कि और लोग कहाँ मर गए थे जो सीना पीट पीट करके कहते थे कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, उनको उस वक्त मलकुल मौत नजर आ रहे थे, कहाँ चले गए? क्यों नहीं गए कब्रों पे? क्यों नहीं गए लोगों को जो है तदफीन के लिए? बस खाली ढोंग पीटना कि हाँ हम जो है फला हैं, हम ढिमक हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। उस वक्त कहाँ गए थे? कोई उनके घर पुरसाने हाल नहीं था जी। जवान बेटियां जवान बेटे जो है माँ के जो है गम में जो है बिलक रहे थे। उस वक्त कोई नहीं गया। उस वक्त यही अल्पसंख्यक मोर्चा के जो है ये शरई जिम्मेदारी थी। आज बात आ गई तो मैं आपके दरमियान में बोल रहा हूँ, वरना ये बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी को सुनाएं। यह हमारा शरई फरीज़ा था जो हम लोगों ने अदा किया। अच्छा, किस मुसलमान की बात करते हैं? जब बीजेपी मंचों से कहा जाता है कि मुसलमान और उनकी बेटी बहनों को रेप कर जाए, उसी मुसलमान के तहत आप भी हैं मुसलमान, कहीं आप ही की पार्टी का ये बयान है? तो हमारे किस पार्टी के नेता ने ये बयान दिया? नेता का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है, आपको मैं बता वीडियो है मेरे पास। जी, आपको मैं बता दूं, हमारे किसी नेता ने इस तरीके का बयान नहीं दिया है और भाजपा के किसी नेता ने इस तरीके का बयान नहीं दिया है। और जिन लोगों ने दिया है उसके ऊपर जो है हम लोगों ने आपत्ति जताई है जी। और लिखित तौर पे आपत्ति जताई है कि इस तरीके के बयानबाजी नहीं होने चाहिए और वो लोग भाजपा के कैंडिडेट नहीं हैं और ना ही सदस्य हैं। अच्छा जी, ये बताएं, अगली टॉपिक पे मूव करता हूँ। महंगाई की अगर बात करता हूँ, मैं काफ़ी पहले जब आप गृह मंत्री का कार्यक्रम में मुझे मिले थे तो मैंने आपसे ये बात रखी भी थी, महंगाई वाली ये पॉइंट। इस बार भी यही रखता हूँ कि महंगाई जो कभी 400 रुपये थी गैस, आज 1000 रुपये है। जो कभी 80 रुपये किलो दाल हुआ करती थी, आज 150 रुपये किलो है। जो तेल कभी हम 80 रुपये 90 रुपये में लेते थे, आज वो 250 टल रहा है। मतलब क्या चीज़ें हैं, महंगाई क्यों आ रही है? कभी इस पे सोचा आपने? तो कह दिया सरकार आ रही है, डेवलप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप राशन दे रहे हैं महीने में 2 बार, लेकिन पैसा हमारे जेब में नहीं है। सर, राशन से तो ज़िंदगी कट सकती है, गुजारा नहीं जा सकता। जी। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, आप जो 20, 25, 50, 80 रुपए की बात जो कर रहे हैं जी, उस दौर में इनकम की
क्या वो थी। उस दौर में एक आम दिहाड़ी वाले मजदूर की मजदूरी जी 70 से 75 रुपए हुआ करती थी, और उस दौर के अंदर 25 रुपए 30 रुपए किलो चीज़ें मिलती थी। किस दौर की बात कर रहे हैं? मुझे दौर जिस दौर में वो रेट थे, जिस दौर के अंदर उस एक आम मजदूर की मजदूरी जो दिहाड़ी दिन भर की 70-75 रुपए हुआ करती थी, आज 400 रुपए है भाई साहब। अगर आप 2-3 किलोमीटर अगर ठेला पे कोई सामान रखवा देना तो 100 रुपया प्लस लेता है। गौर करें जी कि उस वक्त सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, इस वक्त सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, उस वक्त हमें क्या आमदनी थी। देखिए ये एक चीज़ को जो है बहुत गौर से समझने वाली है कि आपकी आमदनी हमारा खर्च, जी हमारी आमदनी आपका खर्च। मुझे बताइए ना और रही इस चीज़ की कि आज जो है एक आम मजदूर की दिहाड़ी 400 रुपए हो चुकी है, ठीक है। अब 75 रुपए वाला ज़माना गया। जब चीज़ें ग्रोथ करेंगी, ये नेचुरल है कि जो है उस चीज़ का ग्रोथ होना है और चीज़ें बढ़ेंगी। जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो भाई जाहिर सी बात है जो ये चीज़ें बढ़ेंगी। और रही बात इस चीज़ की कि इसके ऊपर भी सरकार जो है नियंत्रण अंकुश लगा रही है और इस पे कार्य करेगी। और हमारा भी कार्यकाल ख़त्म हो गया है, अब इंशाल्लाह हमारी फिर से सरकार बनेगी, इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट होगा और इस चीज़ के ऊपर काम होना तय है। अच्छा, अगर छोड़ दें उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ देखें आजमगढ़ में 74 ज़िले या 75 ज़िले जो भी ये पूरे हैं, छोड़ के सिर्फ आजमगढ़ ज़िले में अगर देखी जाए तो 1000 में से 400 लोग ही नौकरी करते हैं, बाकी 600 लोग हमको मिल जाएंगे गुमती की दुकान पे सिगरेट बीड़ी फूकते हुए या तो चाय की दुकान पे पंचायती करते हुए। और ये सिर्फ इसी सरकार की बात है कि पिछली सरकार की देन है या उससे पिछली सरकार की देन है या उससे भी पिछली सरकार की देन है, नहीं समझ में आ रहा है कि ना तो बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है आज़मगढ़ ज़िले से। मैं तो बाकी बहुत ज़्यादा नहीं घूमा, लेकिन आज़मगढ़ को मेरे इतना ना तो कोई नेता जानता होगा ना कोई जनता। तो ये पहले जी ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे ख्याल से अधूरा है। इसमें आप हमें ये बताएं किस समुदाय की आप बात कर रहे हैं? समुदाय नहीं है, हाँ, सिर्फ एक युवा। अच्छा, एक युवा। अब आप हमें ये बताएं कि एक दौर वो था कि जब पेरेंट्स जो है स्कूलों पे जाते थे जी और जा कर के मैनेजमेंट से कहते थे कि इस स्कूल में नकल होगी क्या। आप समझ रहे हैं जी। और वो दौर आपने भी मेरे ख्याल से देखा है कि पेरेंट्स जा कर के पूछते थे कि हमारा बच्चा यहाँ से हाई स्कूल कर लेगा। ये यकीन जानिए कि एजुकेशन का लेवल इतना गिरा दिया था पिछली सरकारों ने। हम लोगों ने हाई स्कूल जो है माननीय कल्याण सिंह के समय में जो है वो किया है, जिस समय जो है नकल करने पे सज़ा होती थी जी। और वो दौर में हम लोगों ने हाई स्कूल किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप में बड़ा फ़ख्र मैं महसूस करता हूँ कि हम उस दौर में हाई स्कूल हम लोगों ने किया है। और रही बात इस चीज़ की कि आज आप देखें कि आज का समय क्या है, आज एजुकेशन का लेवल क्या है, आज एजुकेशन का सिस्टम किस तरीके से हुआ है। अब रही बात इस चीज़ की कि पिछली सरकारों में क्या कलेक्टर थे वो लोग या एसडीएम हो गए थे। आज हम अपनी अल्पसंख्यक समुदाय की बात करते हैं, हम गैरों की बात नहीं करते, हम दूसरों की बात नहीं करते। आज हमारे समाज के अंदर एजुकेशन की इतनी कमी है, जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं या तो जो है उनको किसी चीज़ों की कमी हो जाती है जिसकी वजह से जो पढ़ना चाहता है वो नहीं पढ़ पाता जी। ठीक है, लेकिन गलत प्लेटफॉर्म होने की वजह से चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अच्छा, अब रही बात इस चीज़ की कि बस इतना पढ़ ले कि सऊदीया जाके ख़त लिख दे। आप इमेजिन करें जी जी। ये हमारी सोच इस तरीके की हो चुकी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब धीरे धीरे हमारा जो समाज है, मुस्लिम समाज, वो एजुकेशन की तरफ मूव कर रहा है। और इंशाल्लाह अच्छी तालीम जो हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी का हमेशा एक वो रहा कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, इस चीज़ के ऊपर, इस नीति के ऊपर मदरसों को भी अपडेट किया जा रहा है, सारी चीज़ें की जा रही हैं। आप गौर करें, कभी आपने इस चीज़ पे नहीं गौर किया होगा
कि जिस वक्त हमारा जो दीनदार भाई है, हमारा हाफिज़ कुरान जब मदरसे से हाफिज़ा करके निकलता था और जब ये मक्कानों की दुनिया के अंदर आता था, मकरो फरेब हीले की दुनिया में जब आता था तो परेशान हो जाता था, क्योंकि उसने दीनी तालीम हासिल की है, उसने दुनियावी तालीम नहीं हासिल की थी। आज हमारे यहाँ कॉन्वेंट स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है। देखिए, हम बहुत दुखती हुई नस पे हाथ रख रहे हैं, आप इस चीज़ को गौर करिए। और मुझे अच्छा लगता है कि आप, हमारा समाज जो है आपका चैनल देखता है और ये एक अच्छा मैसेज हमारा जाए कि हमारे जो हाफिज़ कुरान भाई जो है, जब वो जाते हैं मदरसों से निकल करके आते हैं और आने के बाद जब दीनी तालीम देने की बात होती है तो हमारे जेबों से 300 रुपये 400 रुपये ही सिर्फ निकलते हैं उनको जो है देने के लिए। जबकि वहीं कॉन्वेंट स्कूल के अंदर हम अपने बच्चे की फ़ीस 4000 5000 रुपये मंथली जमा करते हैं दीनी तालीम देने के लिए। हमारे पास पैसे नहीं रहते जी। आज इस बारे में हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी की जो सरकार ने जो मदरसों को अपडेट किया, ये आज हमारे जो दीनदार भाई हैं जो मदरसों में तालीम हासिल करते हैं ताकि उन्हें दुनियावी तालीम भी मिल सके और दीनी भी तालीम मिल सके, ये पिछली सरकार ने तो नहीं किया। अच्छा, आपने स्कूल की बात की, वो भी कॉन्वेंट स्कूल की। जी ठीक है, सरकारी स्कूल में पढ़ना तो कोई नहीं चाहता, पढ़ाना हर कोई चाहता है, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल के टीचरों का हाल लॉकडाउन में कितना बुरा हो गया था। ना तो आप बीजेपी सरकार कोई मदद की थी, ना कोई भी सरकार ने मदद की थी। मैं खास बीजेपी का नहीं, ना ही कोई किसी पार्टी ने, ना ही किसी एक समुदाय या कोई मोर्चा, कोई संघ, किसी ने, एक प्राइवेट जो टीचर होते हैं वो कॉन्वेंट स्कूल के, किसी ने मदद नहीं की। उनके घरों में खाने के लाले पड़ गए थे। किसके घरों में? प्राइवेट टीचरों, जो प्राइवेट टीचर होते हैं। सरकारी टीचर तो छोड़ दीजिए, वो अपनी तनख्वाह ले रहा है। आपने कहा प्राइवेट टीचर जिनके 4 से 5 हज़ार मंथली होती है अर्निंग। सरकार प्राइवेट टीचरों की या प्राइवेट स्कूलों की इतनी शिकायतें आई कि लॉकडाउन में भी उन लोगों ने फीसें चार्ज की, जिसमें सरकार ने जो है एक आदेश जारी किया था कि जो है कम से कम, यहाँ तक कि लोग रेंट के लिए भी मना किया गया था कि कोई रेंट ना ले, EMI ना ले। ऐसी जो प्राइवेट संस्थान हैं जो लोगों ने इंसानियत को तार तार किया, और जो बच्चे जो है कोरोना काल के अंदर जो है स्कूल नहीं जा सके, उनसे फीस चार्ज भी की गई। अच्छा, आप स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं? शायद बीजेपी के पुराने दोस्त थे। देखिए, बीजेपी के पुराने दोस्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2 ही 3 दिन हुआ है छोड़े बीजेपी को। आपको मैं बताऊं, जिस जगह से आप बात कर रहे हैं सीधे उसी के जो है, मतलब आप घुमा के जो है पकड़ना चाह रहे हैं, हम सीधे सीधे पकड़ लेते। देखिए, संगठन जो है से जो है गठबंधन करने से सरकार बनती है, किसी व्यक्ति विशेष से गठबंधन कर लेने से सरकार नहीं बनती है। तो एक चीज मुझे मुकम्मल कर लेने दें। जी। भारतीय जनता पार्टी अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के बल पे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पार्टी कहलाती है। जी। एक चीज जिसमें 14 करोड़ एक्टिव मेंबर हैं, आप समझ रहे हैं? 14 करोड़ एक्टिव सक्रिय कार्यकर्ता हैं। प्राथमिक कार्यकर्ता की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सक्रिय कार्यकर्ता जो है 14 करोड़ हैं हमारे पास, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो समर्पित कार्यकर्ता है। और रही बात कि 4 साल 7 माह 29 दिन बैठ करके मलाई काट ली और उसके बाद लास्ट में ये कहें कि साहब इसमें जो है ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। मुझे बताइए ना, वही लोग जी। आप गौर करें कितने दिनों से ये होकर के आए। भारतीय जनता पार्टी हर एक को जोड़ना चाहती है, हर एक को साथ लेकर चलना चाहती है, जिसका नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब रही बात इस चीज की कि स्वामी भी मौका मिलेगा। जी। अच्छा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने, मैं उनको क्या कहूं, जिनके पिता का नाम ही बदलू मौर्य है। आपने कभी गूगल सर्च किया, उनके पिता का नाम सर्च करिए जी। आप अपने गूगल पे सर्च करिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पिता का क्या नाम है, तो गूगल बाबा बताते हैं कि बदलू मौर्य नाम है। अच्छा। तो जो पहले समाजवादी पार्टी में थे
फिर इसमें प्रदेश अध्यक्ष रहे बहुजन समाजवादी पार्टी में, फिर साहब आ गए इसके अंदर जो है भाजपा के अंदर। भाजपा में जो है इनको मान सम्मान हर चीज़ मिली, इनको उस ओहदे पे बैठाला गया जहाँ कि ये वाकई इस लायक भी नहीं थे। हम तो इनको ऐसे लोगों को इस लायक भी नहीं समझते, ये अवसरवादी लोग हैं जी। और अवसरवादियों को भारतीय जनता पार्टी चिन्हित कर चुकी है। और रही बात इस चीज़ की कि इनका भागने की वजह सिर्फ इतनी है कि ये वंशवाद को जो है ये प्रोत्साहन करते हैं, ये वंशवाद को बढ़ावा देते हैं। इनको टिकट दीजिए, इनकी बिटिया को टिकट दीजिए, इनके बेटे को टिकट दीजिए, इनके नाती को टिकट दीजिए, इनके पोते को टिकट दीजिए, तब ये साहब जो है वफादार बनेंगे। ये सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए पार्टी के, भाई आप सोचें, आप हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बारे में, आपके बारे में हमारी एक राय हो, फिर अचानक चेंज हो जाए। यानी अगर आपने हमारे हाँ में हाँ नहीं मिलाई, उसके बाद फिर लगे हम आपको गालियां देने के लिए, ये कौन सी है आपकी जो है सोच है भाई। अच्छा, आप देखिए पार्टियों के अंदर जो आदमी रहता है, जैसे हमारे मुस्लिम समाज के अंदर बहुत से लोग भाजपा में भी हैं, बहुत से लोग सपा में भी हैं, बहुत से लोग बहुजन में भी हैं, बहुत से लोग कांग्रेस में भी हैं, बहुत से लोग MIM में भी हैं, बहुत से लोग सब अलग अलग। जिसकी विचारधारा जिससे मैच करेगी उसके साथ वो रहता है। हमारी आपकी दोस्ती, देखिए इसको आप फिलॉसफी की दुनिया में जब आप जाइएगा तो ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। हमारी आपकी सोच अगर मैच कर जाएगी तो हमारी आपकी फ्रेंडशिप चलेगी, अदरवाइज हमारी आपकी फ्रेंडशिप ब्रेक हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से पार्टियों की विचारधारा होती हैं। अब भाई साहब जब आपको टिकट मिल रहा था तब तो आपको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बहुत अच्छी लग रही थी। बताइए ना, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को आप कब से जानते हैं कि ये अपने वंशजों के लिए टिकट मांग रहे थे, कब से? ये देखिए, इनका बेटा ऊंचा हार से लड़ा और हार गया जी। ये फिर टिकट मांग रहे थे। हम तो बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, बहुत अंदर से जानते हैं, खूब अच्छे से जानते हैं, और हम संघ के लिए भी और संगठन के लिए, दोनों के लिए काम करते हैं, और हमें खूब अच्छे से मालूम है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, इनको रास्ता दिखा चुके थे, और 100 से ज़्यादा विधायकों के टिकट कटे हैं। तो मुझे बताएं ना, इससे पहले स्वामी प्रसाद पे ना तो आपने बोला था ना कि कोई बीजेपी के कार्यकर्ता, अगर वो इतने ही गलत थे तो क्यों ना आके माइक पे कहा गया कि भाई बीजेपी में एक श्रीमान है, वो बहुत गलत करते हैं, टिकट वंशजों के लिए मांगते हैं। अभी तक तो नहीं मांगा, बोले आप ना, आपने बोला, हमारी बात भी हुई, लेकिन सर मेरी बात सुने, हमारी बात छोड़िए आप। 3 दिन पहले जब निकाले जा चुके हैं तब से ही आप इनसे ये पूछें जी कि 4 साल 7 माह 29 दिन के बाद आपको बीजेपी यह है बुरी लग रही है, इससे पहले क्यों नहीं बुरी लगी? अच्छा, फिर इससे पहले आपको क्यों नहीं बुरी लगी? 4 साल 7 माह 29 दिन आप मलाई काटने के बाद जो है आप कह रहे हो कि जो नहीं भाजपा जो है वो गलत है। अब आपकी पार्टी ने तो क्या कुछ नहीं किया। 2014 सर, सीधी सी बात आपको हम बता दें, इनको और इनके वंशवाद को भारतीय जनता पार्टी न कभी लाइक करती थी न करती है। इस टाइप के जो अवसरवादी लोग हैं ये चिन्हित हैं, और इनको हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो चिन्हित कर चुका है, और ऐसे लोगों को पार्टी में कतई जगह नहीं है। और रही बात इस चीज की कि अवसरवादी आते जाते रहेंगे, राष्ट्रवादी अपना काम करते रहेंगे। तो एक सवाल है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इसका लॉजिक जवाब मुझे चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है। 2012 में स्वामी प्रसाद मौर्य का एक विवादित बयान आता है देवी देवताओं को लेके, और 5 साल कितना टाइम आपने बताया था स्वामी प्रसाद? 4 साल 7 माह 29 दिन जी, 4 साल 7 महीने 29 दिन के बाद बीजेपी को ये याद आता है कि अरे भैया वो 2012 में तो विवाद का बयान दिए रहे हैं, उनके इशू करिए। ये बीजेपी को तो क्यों नहीं है? बीजेपी को क्यों याद आएगा? क्यों? बीजेपी ने किया क्या? जब बीजेपी छोड़े तब ना, सुनिए आप ये जवाब दें, क्या बीजेपी ने वारंट इशू किया है? अरेस्ट वारंट तो इशू नहीं किया, लेकिन ऐसा किसने इशू किया? पार्टी में थे तब ऐसा कुछ तो नहीं हुआ रहा था सामने। भैया जब जो है अभी आपके, हम भी 45 मुकदमे लड़ते हैं, तो हम किसी मुकदमे में जब हाजिर नहीं होंगे, हम पेश नहीं होंगे,
तो जाहिर सी बात है कोर्ट हमारे खिलाफ जो है वारंट जारी करेगी। ये मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, ये मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी को ज्वाइन ना करने पे आपको ऐसा करे? ये नहीं, ऐसा गलत है, ये सरेनो, इस चीज़ को मैं खंडित करता हूँ। इस तरीके की बिलावजह की ये र्यूमर जो है फैलाना ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट के अंदर वो हाजिर नहीं हुए हैं। कोर्ट ने इनका वारंट जारी किया है, इनको जो है सुल्तानपुर में जो है हाजिर होना है जी। मेरे ख्याल से शायद 28 तारीख या 27 तारीख को, 24 तारीख को कुछ सही है कि जो है उनको हाजिर होना है और उनको अपना वहाँ पे स्पष्टीकरण देना है। अब रही बात इस चीज़ की कि इस चीज़ को कहे बीजेपी करवा दे, अजीबो गरीब हाल है यार। नहीं, हम पूछ रहे हैं, ये बता नहीं रहे कि हम पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा है, क्योंकि अभी 4 साल आपने बताया कि कुछ टाइम तक ऐसा तो नहीं सामने आया कि वो केस फिर से शुरू हुआ, क्या हुआ 2012 का जो ऐसा क्यों हुआ कि 3 दिन निकलते कि 3 दिन पे हुआ। हम अगर गलत करेंगे जी तो कोर्ट हमारे ऊपर भी जो है फटकार लगाएगी, हमारे ऊपर भी जो है जो न्याय, ये न्याय प्रणाली है। मुझे बताया ना, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन पे इनकम टैक्स का रेट पड़ रही है, समाचार पत्रों पे इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है, लेकिन उन पे इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ रही है जो किसानों पे गाड़ियां चढ़ा दे रहे हैं। क्या बयान आता है? जांच चल रही है। रेट उनके ऊपर क्यों पड़ेगी? जांच चल रही है। रही बात इस चीज की कि हम भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पक्के और प्योर मुसलमान हैं जी, हमारे ऊपर तो नहीं रेट पड़ रही है। ये सारे मुसलमान बैठे हुए हैं जी, हैं, इनको तो नहीं पुलिस परेशान कर रही है। जो गुंडा है और जो आतंकी टाइप का आदमी है उनको पुलिस बिल्कुल नहीं छोड़ेगी जी। और इस सरकार के अंदर करप्ट और क्रिमिनल टाइप के लोग बिल्कुल सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, ये एक बात सामने तो आ रही है कि बीजेपी जब से आई है भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है, ये कह सकते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने के कगार के ऊपर हम लोग खड़े हैं जी। और इस बार सरकार इंशाल्लाह हमारी बन रही है। अच्छा। और बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ सरकार हमारी बनेगी। हमने अभी आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि अभी जब जन विश्वास यात्रा था उसमें मैंने संबोधन किया जी। और मैंने कहा था कि 2017 में जब माननीय अमित शाह जी आए थे टीकापुर में, उस समय पहली बार मैंने मंच से ललकार के कहा था कि इस बार 300 पार। ये पहली बार मैंने इस आजमगढ़ की सरजमीन के ऊपर टीकापुर के अंदर 2017 में मैंने माननीय अमित शाह जी के साथ मंच साझा करके मैंने कहा था। अच्छा। और फिर इस बार मैंने कहा है कि इस बार इंशाल्लाह हम 330 पार करेंगे। अच्छा जी, 30 बढ़ गया जी, 330 पार करेंगे। अच्छा, ये बताएं क्योंकि देखिए एक बात बता दें, पिछली सरकारों के अंदर मुसलमान हकीकत जान चुका है। आज हमारा जो मुस्लिम नौजवान है वो खूब कायदे से समझ चुका है कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। अच्छा, ये बताएं, ये तो मेरी बातचीत हो गई और मुझे एक बात बड़ा टारगेट किया जाता है कि भाई आप बीजेपी वालों से जलते हैं, बीजेपी वालों से ये करते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, हम सवाल उन्हीं से करते हैं जिनकी सत्ता है। और इत्तेफाक की बात यह है कि जब से हमारी चैनल की शुरुआत हुई है तब से बीजेपी की ही सरकार है। बहुत पसंद आते हैं। हाँ, आप पूछिए क्यों पसंद आते हैं? बता ही दीजिए। अब आप पसंद इसलिए आते हैं क्योंकि हम लोग जो हैं मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मुसलमान हैं जी। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सवाल करो ताकि पहचाने जाओ। और मुझे अच्छा लगता है जब कोई सवाल करता है। नहीं, आप अगर हम ये माइक पकड़ लेना तो हमारा वो इस्लाम दिल में तो रह जाता है, सामने नहीं आता है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हम मुसलमान हैं और भारतीय मुसलमान हैं जी। और हम हमेशा आपसे ये कह रहे हैं कि भारतीय मुसलमान, हम तो हमेशा कहते हैं हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। ये क्या लॉजिक है? हिंदुस्तानी, भारत के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान, ब्रह्मपुत्रा के मुसलमान, अगर नहीं, क्या बात है इसको? अब आप इस चीज़ को बहुत गौर से समझें जी। हमारे सरवर कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हबीब खुदा, मुरसल आज़म जी, जो नूर अव्वल, जो इश्क़ अव्वल, जो खुल्क़ अव्वल, जो दानाए सुबुल, जो मौलाए कुल, जो ख़त्मुर रसूल, बात आगे भी कर लें जी। और वो जो है हमारा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी कहा कि मुझे हिंदुस्तान से वफ़ा की भीनी भीनी खुशबू आ रही है।
तो हमारे जो तारीख के जो किताब है उन किताबों में हमेशा हिंदुस्तान का ही जिक्र आया है। आप गल्फ़ में जाएं, मैं तो गया हूँ जी, और वहाँ जाने के बाद जब पूछते हैं शू जिनसियानते, कहते हैं आधा हिंदी नफर। अच्छा, हिंदुस्तान की ज़मीन। जी, तो हमारी पहचान ही हिंदुस्तान है और हम तो सीधे कहते यार हम लोग हिंदुस्तानी हैं। अल्लामा इकबाल साहब ने क्या कहा, उन्होंने भी हिंदुस्तान कहा। किस शेर में कहा? बड़े बड़े भाई, अभी जैसे मिसाल के तौर पे आपके सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब हिंदुस्तान क्या है? अब रही बात इस चीज़ की कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और ये इस जगह हिंदू मुस्लिम का एक सौहार्द है, एक मोहब्बत है, भाईचारा है। इसको कुछ लोग जो है इसके अंदर नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। अच्छा, जैसे बहुत से लोग हैं जी, ज़रूरी ये नहीं है कि जो लोग जो है चाहे हमारे पार्टी से जो है मिले हुए लोग हैं, मैं अक्सर कहता हूँ भाई मैं भी हूँ, मुसलमान हूँ, और इस तरीके की बातें नाजेबा बातें ना की जाएं। और हम लोग हमेशा लिखित तौर पे आपत्ति जताते भी हैं और बताते भी हैं कि साहब ये चीज़ जो है बोलना अच्छा बेहतर नहीं है। अच्छा, आप बताया नहीं कि मैं आपको पसंद क्यों आता हूँ, इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए। मैंने आपसे क्या कहा कि आप सवाल करते हैं इसलिए पसंद आते हैं, मैंने आपका जवाब दिया है जी जी। कि सवाल करते हैं, सवाल करने वाले लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं। अच्छा जी, तो फिर एक बात बताएं, मैं आपसे तो ये तो बात हुई हमारी प्रदेश लेवल पे और तमाम जगहों की। आ रहा है चुनाव और सिराज भाई हैं प्रत्याशी, इस पे भी बात हो जाए कि आप निज़ामाबाद से प्रत्याशी हैं और मुबारकपुर से प्रत्याशी हैं। जी जी जी। क्या देख लिया बीजेपी सरकार ने कि आपको दो जगह से टिकट दे रही हैं? नहीं, देखिए हमारी दावेदारी 2017 में भी जो है मुबारकपुर से थी जी, और इस बार भी है मुबारकपुर से। जी, और रही बात निज़ामाबाद में, तो निज़ामाबाद का मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ और इसके तहत जो है एक वो हुआ और यहाँ पे प्रत्याशी में यहाँ की भी लिस्ट में जो है नाम रहा। अच्छा, अब रही बात इसका के शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा कि जो है कहाँ से जो है, क्योंकि सेनापति ही तय करेगा कि हमारा सिपाही, हमारा फौजी, हमारा जो है सिपाही कहाँ से लड़ेगा। तो ये तो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। अच्छा, किन बातों को लेके आप आ रहे हैं? अगर मैं कहूँ कि आप विधायक प्रत्याशी हैं तो एक हमारा प्रतिनिधि होता है यहाँ, निज़ामाबाद की जो ज़मीन है इस पे 20 सालों से साइकिल चल रही है। कमल खिलने की क्या उम्मीद नज़र आ रही है? क्या असर दिख रहा है? कितना कह लें, किस बातों को लेके आप आ रहे हैं इलेक्शन में? क्या कुछ आपकी बातें हैं? क्योंकि 5 साल बाद जब फिर चुनाव होगा यूपी का, फिर मेरा माइक निकलेगा और फिर मैं देखूंगा मैच कर करके कि किस गांव में कौन से नेता ने कितनी बात कही थी। देखिए, पहले तो अभी तो अब कुछ बोलना हमारे लिए मुनासिब इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक कि लिस्ट जो है जारी नहीं हो जाती जी, तब तक हमारा बोलना जायज़ नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़, और इंशाल्लाह जिस दिन हमारा नाम डिक्लेयर होता है और हम आपके चैनल के माध्यम से जी, हम उन सारे मुद्दों को रखेंगे अच्छा, जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, और मैं ज़मीनी आदमी हूँ और ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और वो चीज़ें जो आने वाली नस्लों को एक गिफ्ट के तौर पे जो है काम करके जाएं, क्योंकि हम अपनी 5वीं कक्षा के सिलेबस के अंदर, या 8वीं कक्षा के, याद नहीं आ रहा है पूरी तरीके से, 8वीं कक्षा का सिलेबस था कि मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर नाम करो। तो हम इस चीज़ के ऊपर अमल करने वाले हैं और इंशाल्लाह काम हमारा जो है तय करेगा कि हम जो है क्या काम करके दे के आने वाली नस्लों के लिए क्या हम सौगात छोड़ करके जा रहे हैं, ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। चलिए सिराज भाई, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी आखिरी करते हैं हम जी। ये आखिरी सवाल आपसे, कहाँ तक उम्मीद है कि कमल खिल पाएगा आजमगढ़ की सरजमीं में? कितना? देखिए, मैंने हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा एक चीज़ को कहा कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो,
आगे का नारा, आगे का नारा आजमगढ़ के हालात बदल दो। नहीं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का नारा है सर। मैंने ये कहा, हाँ। मैंने ये कहा, पर थोड़ा सा मिसरा चेंज कर दिया ना मैंने। जब नारा चोरी कर सकते हैं। नहीं, नारा चोरी की बात नहीं, देखिए लफ्ज आप कितने अल्फाज जो है भाई सब आप तब आप भी बोल रहे हैं तो आप, हम भी बोल रहे हैं, आप ये भी बोल रहे हैं, तो ये जो है कहा कि हमारा लफ्ज चोरी कर लिया, तो ये नहीं है ना, ये लफ्ज है। नारे, देखिए नारे एग्जैक्टली अगर वही चीज लगाई जाए तो फिर वो नारा उनका है। जी जी। अब रही बात इस चीज की कि जो है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, आजमगढ़ के हालात बदल दो, ये जो हालात पिछली सरकारों ने आजमगढ़ के अंदर पैदा किया है, ये यकीन जानिए कि खास करके हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए जी जहर घोलने का काम किया, उसके अलावा और कुछ नहीं। सर आज भी बात करने के लिए अभी एंड हो ही जाता है, बहुत शुक्रिया आपका, और फिर आपकी बात रखी जाएगी जब आपको टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम मुंतज़िर रहेंगे आपके, और आपके इस चैनल के माध्यम से हमें माशाल्लाह से खूब गालियाँ पड़ती हैं। हाँ। और मुझे अच्छा लगता है कि गालियाँ पड़ती हुई तो अच्छी लगती हैं। हाँ हाँ भाई, कम से कम गालियों में हमें याद रखें। क्योंकि हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, और उसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं जिनके ऊपर कूड़े फेंके जाते थे, जिनके ऊपर कचड़े फेंके जाते थे, जिनके राहों में जो है कांटे बिछे हुए जाते थे। जी। हम तो उन्हीं के मानने वाले हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश। क्या लगता है कि आप जो जिनके ऊपर कूड़े फेंके जाते थे, आज उनके ऊपर बहुत पवित्र हवाएं चलती हैं, और ये बताएं मुझे जी, पवित्र हवाएं, तो आप बीजेपी में रह के इतना सक्सेस पा सकते हैं? बिल्कुल, बेशक हमने पाया है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए, उम्मत के लिए जितना हमने काम किया है जी, कोई बता दे कि हाँ जो है इतना काम किसी ने किया है। अच्छा जी, कौम के लिए, उम्मत के लिए आप हमारे दयार में जाएं और जाकर के मालूमात हासिल करें। गांव के अंदर, करिए के अंदर, गली कूचे के अंदर हमने कौम के लिए काम किया है। अच्छा। हमेशा कौम के लिए, क्योंकि हम अल्पसंख्यक उसके मोर्चा के जो है क्षेत्रीय मंत्री के पद पे रहे, 4 साल हमारा कार्यकाल रहा, 4 साल हमने बहुत खूबी से जो है इसको निभाया और कौम के लिए काम किया, क्योंकि मुझे भाजपा ने अल्पसंख्यक का ही मंत्री बनाया था। अच्छा जी, आप मंत्री भी हैं अल्पसंख्यक के? जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के मैं क्षेत्रीय मंत्री, 12 जिले का मैं क्षेत्रीय मंत्री था, 3 जिले का प्रभारी था। जी, बलिया और आपके मऊ और आजमगढ़, तीनों जिले का मैं जो है प्रभारी था। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और एक नई बात ये है कि आजमगढ़ की सभी विधानसभाओं पे हमारी ये बातचीत चलती है कि जो प्रत्याशी हैं, जो भी इलेक्शन के लिए प्रत्याशी हैं, जिनका नाम घोषित कर दिया गया है, उनसे बातचीत की जाए। यदि आपकी भी नज़र में कोई है तो हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है वीडियो में, हमें फ़ोन करके बताएं, बिना झिझक बताएं कि हमारे यहाँ से ये प्रत्याशी हैं, और आप हमें ये बताएं, ताकि हम ये देखना चाहते हैं कि किस प्रत्याशी की कौन सी निगाह है, क्या मानसिकता है, क्या बात को लेके वो वोट पे अपना इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आजमगढ़ की सभी विधानसभाओं पे बात यहीं ख़त्म करते हैं, और चलिए बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।